Hello everyone, good morning to all. I am Pooja and welcome back to my channel. आज हम यहाँ पर 16th ऑफ अक्टूबर के करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों ने कभी ना कभी अपने आधार को अपडेट किया होगा। हो सकता है आधार में आपने अपने फोटो को अपडेट किया हो, सिग्नेचर को अपडेट किया हो, फोन नंबर या एड्रेस को अपडेट किया हो। तो यहाँ पर आधार अपडेशन के रूल्स जो हैं वो चेंज हुए हैं। आज इन पर हमें बात करनी है। इसके अलावा जो टोल प्लाजा होता है, टोल प्लाजा के भी नियमों में कुछ अंतर आया है, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो काफी कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। एंड में काफी सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि आज हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम टू द पॉइंट डिस्कशन होता है यहाँ पर हमारा। हम करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक्स को भी कवर करते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और ये करंट अफेयर्स आपके सभी वनडे एग्जाम को कवर करता है। तो अगर अभी तक आपने लिंक को शेयर नहीं किया है तो आप लिंक को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। और ऑब्वियस सी बात है, अगर पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। इसके अलावा अगर आप करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को और बूस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ, वो भी प्रिंटेबल फॉर्मेट में अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके इन मैगजीन्स का फायदा ले सकते हैं। ये टू द पॉइंट है, वन लाइनर और एमसीक्यू के फॉर्मेट में है। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। आप चाहो तो बच्चों का फीडबैक भी ले सकते हो। जो बच्चे रिसेंटली एग्जाम में अपियर हुए थे उन्हें डायरेक्टली इन मैगजीन से क्वेश्चंस मिले हैं। ठीक है, और आज की क्लास की करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है वो एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है। इसके अलावा आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। एंड टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर आधार अपडेशन के नए रूल्स के बारे में। ठीक है, सो उडई हैज अनाउंस अ रिवीजन इन द चार्जेस फॉर इट्स आधार रिलेटेड सर्विसेज। तो आधार रिलेटेड सर्विसेज जो हैं उनके लिए कुछ नए नियम बनाए गए हैं, जो कि 1 अक्टूबर 2025 से लेकर 30 सितंबर 2028 तक रहेंगे। मतलब 2025 से 2028 तक के लिए नियम बनाए हैं। और फिर यहाँ पर कुछ और मतलब फर्दर एक्सटेंड भी इसे किया जा रहा है, फर्दर कुछ और चेंजेस इसमें किए जाएंगे 1 अक्टूबर 2028 से लेकर 30 सितंबर 2031 तक। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। ठीक है, क्या है देखो, पहले वो सभी सर्विसेज जिनके लिए 50 रुपए चार्ज लगता था, वो चार्ज अब बढ़कर 75 रुपीज हो गया है। वो सभी सर्विसेज जिसमें 100 रुपीज लगता था, वो चार्जेस बढ़ के 125 रुपीज हो गए हैं। ठीक है, और वो सभी सर्विसेज यहाँ पे जो नेक्स्ट फेज आएगा, मतलब 1 अक्टूबर 2028 के बाद जो फेजेस आएगा, तो 75 रुपए बढ़ के 90 रुपए हो जाएंगे और 125 रुपए बढ़कर 150 रुपए हो जाएंगे। मेरी बात को फिर से समझिएगा। पहला फेज 2025 से 2028 के बीच में है। इसमें चार्जेस में क्या क्या चेंजेस किए हैं, वो सभी सर्विसेज जिसमें 50 रुपए लगते थे अब 75 रुपए लगेंगे। और वो सभी सर्विसेज जिसमें 100 रुपए लगते थे उसमें 125 रुपए लगेंगे। ये पहला फेज है। दूसरा फेज जो होगा वो 2028 से 2031 के बीच में होगा। तो दूसरे फेज में क्या करेंगे, 75 की जगह क्या लगेगा, 90 रुपए लगेगा और 125 की जगह आपको 150 रुपए लगेगा। ये बात यहाँ पर बोली गई है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये चेंजेस यहाँ पर किए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि लिखा है कि फॉर चिल्ड्रन जिनकी उम्र 5 से लेकर 7 साल के बीच की है, और टीनेजर जिनकी उम्र 15 साल से 17 साल के बीच में है, अगर वो अपना बायोमेट्रिक अपडेट कराना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, एक बच्चा है, उसके जो फिंगरप्रिंट्स होंगे, उसके जो बायोमेट्रिक्स होंगे, वो अपडेट करने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जो टीनेजर्स हैं और जो चिल्ड्रन है, वो अगर अपना बायोमेट्रिक अपडेट कराते हैं तो वो फ्री ऑफ चार्ज होगा, कोई भी कॉस्ट नहीं होगा। लेकिन कोई एडल्ट है जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है और वो अपने बायोमेट्रिक को चेंज कराते हैं, तो उस केस में आपको 125 रुपए देने होंगे। ठीक है, उस केस में क्या होगा, बायोमेट्रिक अपडेट कराने के लिए 125 रुपए चार्ज होगा। अब कई बार हमें चेंज करानी पड़ती है डिटेल, हो सकता है हमें नाम बदलवाना हो, जेंडर हो गया, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस या कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर ये सारी चीजें हमें यहाँ पर करनी है तो इन्फॉर्मेशन विल रिमेन फ्री इफ डन अलोंग विद बायोमेट्रिक अपडेट। तो अगर आप बायोमेट्रिक अपडेट के साथ इन्हें करवाते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा।
अगर बायोमेट्रिक अपडेट के साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब कराते तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टैंड अलोन डेमोग्राफिक अपडेट नाउ कॉस्ट 75 रुपीज। ठीक है, और ये जो सभी अपडेट है माय आधार पोर्टल से आपको फ्री रहेंगे 14 जून 2026 तक। ठीक, नाउ बात करते हैं एनरोलमेंट चार्जेस। अब देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके जो सेवा केंद्र होते हैं वहां तक चल के नहीं आ सकते, हो सकता है कि बीमार हो, हैंडीकैप्ड हो, बुजुर्ग लोग होते हैं, तो ऐसे केसेस में घर में सर्विसेज भी दी जाती हैं फॉर रेसिडेंट ऑप्टिंग फॉर होम एनरोलमेंट सर्विसेज। अगर आप होम एनरोलमेंट सर्विसेज ऑप्ट करते हैं तो उस केस में 700 रुपीज इंक्लूडिंग जीएसटी आपको चार्जेस लगेगा। ठीक है, इफ मल्टीपल रेसिडेंट एट द सेम एड्रेस, अगर एक ही एड्रेस पे एक से ज्यादा व्यक्ति हैं और वो भी अपनी बायोमेट्रिक या फिर अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट कराना चाहते हैं तो फर्स्ट इनरोलमेंट के लिए 700 रुपए और उसके घर में जो दूसरे लोग हैं तो उनके लिए 350 रुपए चार्ज यहाँ पर किया जाएगा। ये बात यहाँ पर बोली गई है। क्लियर है? तो ये कुछ अपडेट यहाँ पर सामने आए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मिशन दृष्टि के बारे में। अब ये मिशन दृष्टि क्या है इस पे चर्चा कर लेते हैं। द वर्ल्ड फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अगर आपसे पूछा जाए मिशन दृष्टि क्या है तो आप बताएंगे एक मल्टी सेंसर जिसमें बहुत सारे सेंसर का इस्तेमाल किया गया है और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट आपको देखने को मिल जाएगी, जिसको 2026 के लिए शेड्यूल किया गया है। 2026 में इसे लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, एक स्पेस टेक स्टार्टअप कंपनी है भारत की जिसका नाम है गैलेक्साई। ठीक है, इसके द्वारा मिशन दृष्टि को रन किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है और फंडेड है बाय द आईआईटी मद्रास। फंड कौन कर रहा है? आईआईटी मद्रास। मिशन दृष्टि वर्ल्ड का पहला सैटेलाइट इंटीग्रेटेड मल्टी सेंसिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें मल्टीपल सेंसर, सिंथेटिक अपर्चर रेडार, ऑप्टिकल सेंसर, रियल टाइम ऑल वेदर अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए लगाए गए हैं। तो दृष्टि एक वर्ल्ड का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट आपको देखने को मिलेगा। 160 किलोग्राम का आपको ये देखने को मिलेगा और इसका एक कॉन्सुलेशन तैयार किया जाएगा। कॉन्सुलेशन मतलब ग्रुप ऑफ स्टार या ग्रुप ऑफ समथिंग, राइट? तो यहाँ पर 8 से 10 सैटेलाइट का ग्रुप या कॉन्सुलेशन यहाँ पे तैयार किया जाएगा आने वाले 4 से 5 सालों में। ठीक है, जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए काम करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं फेयर से फुर्सत फिक्स्ड एयरलाइन या एयरफेयर सर्विस। देखिएगा, जैसे कि आप लोग ने देखा होगा कि कई सारी हमारी ट्रेन्स होती हैं जिसमें डायनामिक प्राइजेस होते हैं, जैसे कि राजधानी एक्सप्रेस। अगर आप देखोगे कि राजधानी एक्सप्रेस में अगर आप स्टार्टिंग में टिकट कराओगे तो उसके चार्जेस अलग हैं। जैसे जैसे जर्नी की डेट पास आते जाते तो आप देखेंगे प्राइजेस चेंज होते जाते हैं। वैसे एयरलाइंस के साथ भी होता है। अगर आप 2 महीने 3 महीने पहले एयरलाइन की बुकिंग कराते हैं तो चार्जेस अलग है, और आप अगर ट्रैवल करने के 10 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले, 2 दिन पहले बुकिंग कराते हैं तो चार्जेस अलग होते हैं, क्योंकि पूरा कंप्लीटली डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सुविधा शुरू की गई है कि जिसमें एयर फेयर जो होगा, एयरलाइंस के जो चार्जेस होंगे वो फिक्स्ड किया जा रहा है। ठीक है, सो फेयर से फुर्सत फिक्स्ड एयरफेयर स्कीम, इसको शुरू किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने परमिशन दी है। अलायंस एयर जो है उसने शुरुआत की है फेयर से फुर्सत फिक्स्ड एयरफेयर स्कीम के बारे में। इसमें पैसेंजर को फ्लक्चुएटिंग या डायनामिक प्राइजेस देखने को नहीं मिलेंगे। प्राइजेस जो है वो फिक्स कर दिए गए हैं। ठीक है, 1 फेयर फॉर ईच रूट, अनचेंज इवन ऑन द डे ऑफ ट्रेवल, ये बात बोली है। ये पायलट फेसेस पे 13 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2025 तक रन किया जा रहा है अंडर द सिलेक्टेड उड़ान रूट। उड़ान का मतलब उड़े देश का आम नागरिक होता है। उड़ान स्कीम 2016 में शुरू की गई थी। अलायंस एयर एक गवर्नमेंट ओन रीजनल एयरलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है अंडर द एयर इंडिया असेट होल्डिंग लिमिटेड। ठीक है, 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, IUCN क्लासिफाइज इंडियन वोल्फ एज अ पोटेंशियल डिस्टिंक्ट स्पीसीज। अब लगातार आप देख रहे हैं जो भेड़िए या वोल्फ होते हैं, है ना, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो वोल्फ है उनका लगातार शिकार हो रहा है, तो उनकी पॉपुलेशन में कमी आ रही है, डिक्लाइन हो रही है उनकी पॉपुलेशन। इसलिए IUCN ने इन्हें पोटेंशियल डिस्टिंक्ट स्पीसीज में कैटेगराइज्ड किया है।
So International Union for Conservation of Nature has for the first time evaluated the Indian wolf as a potential distinct species, और ये IUCN की रेड लिस्ट के वल्नरेबल कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा ड्यू टू द हैबिटेट लॉस हो रहा है, एग्रीकल्चर लैंड बढ़ रहा है, कमर्शियल लैंड बढ़ रहा है। इसके कारण इनकी जो पॉपुलेशन है उसमें डिक्लाइन आ रहा है, कमी आ रही है, स्पेशली इन पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश। अच्छा, इंडियन वोल्फ का अगर हम वैज्ञानिक नाम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कैनिस ल्यूपस फिलिप्स। ठीक है, ये इसका वैज्ञानिक नाम आपको मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं मालदीव के बारे में। ठीक है, इंडियन ओशियन में एक आइलैंड कंट्री है, सभी को मालदीव के बारे में तो पता होगा ही। सो मालदीव्स अचीव ट्रिपल एलिमिनेशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। अब कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कई बार क्या होता है, मदर से बच्चे में ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं हेपेटाइटिस बी के बारे में, HIV एड्स के बारे में, या फिर हम बात करते हैं सिफिल्स के बारे में। जो आपका सिफिल्स होते हैं, ये भी एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होती है जो कि बैक्टीरिया के कारण होती है। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने कहा है कि मालदीव वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड जिसने ट्रिपल एलिमिनेशन अचीव कर लिया है। मतलब ये जो तीनों बीमारी है, चाहे वो HIV हो, साइफिल्स हो या फिर हेपेटाइटिस बी हो, ये तीनों बीमारी जो है वो अब रुक गई हैं। मतलब कोई भी केसेस ऐसे नहीं मिले हैं पिछले 2 सालों में जहां से ये बीमारियां मदर से बच्चे में ट्रांसफर हुई हो। स्टॉपिंग मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। ठीक है, WHO ने कहा है कि कंट्री ओनली व्हेन 0 न्यू इन्फेंट केसेस आर रिपोर्टेड फॉर एटलीस्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर। लगातार 2 सालों में ऐसे कोई भी केसेस यहाँ पर नहीं आए हैं और ट्रिपल एलिमिनेशन यहाँ पर हुआ है। ऐसा करने वाला मालदीव पहली कंट्री आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब 16 अक्टूबर के बारे में बात हो रही है, और 16 अक्टूबर आज ही के दिन 1945 में FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, जो कि यूनाइटेड नेशन की ही एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। तो 16 अक्टूबर 1945 को FAO का फॉर्मेशन हुआ था, इसलिए 16 अक्टूबर को हम वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड एंड बेटर फ्यूचर। हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड्स एंड बेटर फ्यूचर, इसकी आपको थीम देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट, आज वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे भी है। जब हमको जैसे कि कोई ऑपरेशन होना है तो ऑपरेशन के केस में क्या किया जाता है, जिससे आदमी को कम दर्द हो, इसलिए लोकल एनेस्थीसिया के इंजेक्शन दिए जाते हैं उस पर्टिकुलर एरिया को शून्य, जीरो करने के लिए, जिससे कोई भी पेन आपको फील ना हो और प्रॉपरली सर्जरी ऑपरेशन वगैरह कंडक्ट किए जा सके। सो वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पहली बार सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था एनेस्थीसिया का 16 अक्टूबर को 1846 में बाय द विलियम TG मॉर्टन के द्वारा। इसलिए वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसे ईथर डे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, डन। अब इसकी थीम आप देख सकते हैं, एनेस्थियोलॉजी सॉरी इन हेल्थ इमरजेंसीज। और इस थीम को डिक्लेयर किसने किया है? वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के द्वारा इसे डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क के बारे में। वी नो दैट कि बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क कर्नाटका बेंगलुरु में है, और उसी बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क के अंदर आपको बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क भी देखने को मिलेगा। बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क पहला सोलर पावर जू आपको देखने को मिलेगा जिसे कर्नाटका में बिल्ड किया है। ठीक है, बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क इज सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट फुली सोलर पावर जू। और ये जू जो है वो एंटायरली रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी से ऑपरेट हो रहा है। 1 मेगावाट एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है, जो कि बायोलॉजिकल पार्क की एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए सफिशिएंट आपको देखने को मिल जाएगी। ये जो बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क है उसके अंदर ही आपको बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, बटरफ्लाई पार्क, सफारी वगैरह सब कुछ अंदर ही देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब सचिन तेंदुलकर जी ने अपना एक नया
स्पोर्ट ब्रांड लॉन्च किया है। देखो अब सचिन तेंदुलकर जी लंबे समय से क्रिकेटर रहे हैं, काफी सारे इन्होंने गेम खेले हैं, इन्हें पता है कि स्पोर्ट्समैन को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं जब वो कोई जूता पहनते हैं, तो क्या क्या उसमें अपग्रेड होने की जरूरत है, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस रहे हैं। तो उन्हीं सारे एक्सपीरियंस को डालकर एक कस्टमाइज करके एक स्पोर्ट वेयर ब्रांड लॉन्च किया गया है बाय द सचिन तेंदुलकर, ठीक है, जिसका नाम है 10XU। तो 10XU एक स्पोर्ट्स ब्रांड है जो कि सचिन तेंदुलकर जी का है। इन्होंने इन्होंने इसकी शुरुआत की है किसके साथ मिलकर? कार्तिक गुरुमुथी के साथ और करण अरोड़ा के साथ मिलकर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे फ्रांस का तो कहानी ही अलग है। आप देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर आते हैं, रेजिग्नेशन देते हैं, फिर से आते हैं, फिर रेजिग्नेशन देते हैं, ऐसा 3 से 4 बार हो चुका है। फिर यहाँ पर फिर से नए प्राइम मिनिस्टर फ्रांस के अपॉइंट हुए हैं। एक्चुअली रीअपॉइंटमेंट हुई, इसके पहले भी यही थे, रेजिग्नेशन दे दिया था, वापस से प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। हम बात कर रहे हैं सेबेस्टियन लिकरूनो के बारे में। सेबेस्टियन लिकरूनो रीअपॉइंट हुए हैं फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। देखते हैं कितने दिन रहते हैं, कोई चेंजेस होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, एक और बहुत अच्छी पहल शुरू की गई है आसाम की गवर्नमेंट के द्वारा। क्या है भाई, ये देख लेते हैं। देखिएगा होता क्या है, आप लोग देख रहे हैं कि माइग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। आपके ही शहर से, आपकी ही सोसाइटी से, आपकी ही कॉलोनी से ना जाने कितने लोग होंगे जो बाहर रहते हैं, बाहर जॉब करते हैं, होता है ना ऐसा। तो यहाँ पे माइग्रेशन इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे वो सभी टैलेंटेड पर्सन जो फॉरेन अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, विदेशों में जाके नौकरी करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक स्कीम शुरू की है आसाम के चीफ मिनिस्टर ने, जिसका नाम है सीएम फ्लाइट, ठीक है। तो आसाम के चीफ मिनिस्टर ने सीएम फ्लाइट को लॉन्च किया है फॉर ग्लोबल करियर। सीएम फ्लाइट प्रोग्राम एम्ड एट एम्पावरिंग द यूथ ऑफ आसाम टू परस्यू ग्लोबल करियर। इसके अंदर वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट दिया जाएगा, जिससे जो आसाम के लोकल लोग हैं वो ट्रेन होके फॉरेन अपॉर्चुनिटी ले सके, ठीक है। इंटरनेशनल प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, और इंडस्ट्री डिमांड के अकॉर्डिंगली इनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाएगी अंडर द स्कीम। नेक्स्ट बात करते हैं विश्वास स्कीम के बारे में, ठीक है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी के द्वारा विश्वास स्कीम की शुरुआत की गई है। रिसेंटली 238 नंबर की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मीटिंग हो रही थी। किस मैटर पे मीटिंग हो रही थी? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को लेकर, जो आपका ईपीएफओ होता है, ये ईपीएफ होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को लेकर नई दिल्ली में 238 नंबर की मीटिंग हो रही थी। और वहीं पर हमारे जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर है मनसुख मंडाविया जी, इन्होंने यहाँ पर विश्वास स्कीम को लॉन्च किया है। विश्वास स्कीम क्या है? एम टू रिड्यूस लिटिगेशन एंड सिंप्लीफाई पीएफ कंप्लायंस। अब प्रोविडेंट फंड को लेके लोगों की बहुत सारी शिकायतें होती हैं, कंप्लेंट होती हैं, कंप्लायंस होती हैं, तो उन्हें शॉर्ट मैनर में सॉल्व करने के लिए इस विश्वास स्कीम की शुरुआत यहाँ पर की गई है, ठीक है। इसको 6 महीने तक ऑपरेट किया जाएगा और फिर फर्दर 6 मंथ तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। इससे क्या होगा, जो प्रोसीजर में डिले होता है वो डिले कम हो जाएगा। अ बिग स्टेप टूवर्ड्स ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड फास्टर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, इसलिए यहाँ पर ये स्कीम आपको देखने को मिल रही है। चलिए अब गूगल और अडानी मिलकर क्या कर रहे हैं? विशाखापत्तनम में एआई हब को लॉन्च कर रहे हैं। तो गूगल की पेरेंट कंपनी क्या है? अल्फाबेट है। इनॉग्रेटेड द गूगल एआई हब इन विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। गूगल का कहना है कि आने वाले 5 सालों में हम विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश या इंडिया में $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। आने वाले 5 सालों में इंडिया में गूगल $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। इसके अलावा एक मैसिव डेटा सेंटर भी तैयार किया जा रहा है। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। पहली बार इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर गूगल के द्वारा अमेरिका के बाहर स्टैब्लिश किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा अमेरिकन टेक्नोलॉजी जायंट विल बिल्ड 1 गीगावाट डेटा सेंटर कॉम्प्लेक्स इन द पोर्ट सिटी ऑफ विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम में 1 गीगावाट का डेटा सेंटर भी स्टैब्लिश किया जाएगा, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है, ठीक है। गूगल ने पार्टनर की है अडानी ग्रुप के साथ फॉर एआई डेटा सेंटर कॉम्प्लेक्स। 2029 तक इसकी जो कैपेसिटी है, 1 गीगावाट की जो कैपेसिटी है, उसको 6 गीगावाट तक ले जाया जाएगा, ये बात यहाँ पर बोली गई है। एंड दिस इज गूगल्स लार्जेस्ट एवर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, ठीक है। डन। नेक्स्ट अब देखिएगा,
थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात कर रही हूँ मैं EROI के बारे में। क्या होता है ये? एंटिटीज रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। पहले इसको समझ लेते हैं, जिससे आप कहानी को समझ पाओ, न्यूज़ को समझ पाओ, इसलिए बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, राइट? हाँ जी। सो एंटिटीज रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया कौन होते हैं? कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी फॉरेन कंपनी या कोई लीगल एंटिटी जो भारत में नहीं रह रही है, फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल जो प्रेजेंस है इनकी 182 दिनों से एक साल में 182 डेज से कम है, तो उसे हम इंडियन रेसिडेंट कंसिडर नहीं करते। मेरी बात समझ रहे हैं? इंडियन रेसिडेंट होने के लिए क्या बोला है? अगर कोई भी इंडिविजुअल जो कि 182 दिनों तक भारत में रहता है तो उसको हम रेसिडेंट इंडियन बोलते हैं। एक साल की बात हो रही है, एक साल में 182 डेज अगर आप भारत में रह रहे हो तो आप भारत के नागरिक कंसिडर किए जाते हो। ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है? यहाँ पर बोला गया है अगर कोई इंडिविजुअल इस क्राइटेरिया को मीट नहीं करता, मतलब वो लेस देन 182 डेज कंट्री में रहता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम रेसिडेंट इन इंडिया नहीं कहेंगे, उसे भारत का नागरिक नहीं कहेंगे। ठीक है, इसे हम एंटिटी रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया कहेंगे, जिनका फिजिकल प्रेजेंस भारत में उतना ज्यादा नहीं है। और ऐसी कंपनीज, इट मींस देयर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आर सिचुएटेड होली आउटसाइड इन इंडिया। तो ऐसी कंपनीज जिनका कंट्रोल फिर भारत में नहीं रहेगा, इनके जो ऑफिसेज होंगे, इनका जो कंट्रोल होगा, इनका जो मैनेजमेंट होगा, वो भारत के बाहर ही होगा, तभी तो भारत के बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है। तो एंटिटी रेसिडेंट्स आउटसाइड इंडिया इन इंडिया include individual, foreign company and other legal entity that are not considered resident based on their physical presence, control and management location। तो हम इसी EROI के बारे में बात कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रपोज सिंप्लीफाइड नॉर्म फॉर द फॉरेन एंटिटीज सेटिंग अप ऑफिस इन इंडिया। तो ऐसी सभी कंपनी जिनका प्रेजेंस भारत में नहीं है, मतलब जो फॉरेन एंटिटीज हैं और वो भारत में अगर अपने ऑफिसेस को बिल्ड करना चाहती हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना चाहती हैं, तो उनके नॉर्म्स को सिंप्लीफाई करने का काम आरबीआई कर रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज प्रपोज्ड टू रैशनलाइज नॉर्म for the establishment of branches or offices in India by entity resident outside India। तो वो लोग अपने ऑफिसेस को, इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत में तैयार कर सकते हैं। इसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया है, ड्राफ्ट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशन 2025, और पब्लिक फीडबैक के लिए इसे डाला गया है। इसमें कहा है कि कोई भी EROI अपने ब्रांचेस या ऑफिसेस को विदाउट जनरल या फिर आरबीआई की परमिशन के बिना अंडर दिस एक्ट और अंडर दिस रेगुलेशन ओपन नहीं कर सकते। आपको गवर्नमेंट की या फिर आरबीआई की परमिशन की जरूरत तो होगी ही होगी। क्या बोला है? टू ओपन अ ब्रांच और ऑफिस एंड EROI मस्ट सबमिट एन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है, किसी भी बैंक में अंडर द प्रपोज्ड रेगुलेशन। फिर अप्रूवल के बाद आपको परमिशन दी जाएगी, आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर या ब्रांच या ऑफिस का नंबर आरबीआई देगी, उसके बाद आप अपनी ब्रांच या ऑफिस को ओपन कर सकते हैं इंडिया में। इसके अलावा अगर कोई एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान का है और वो भारत में अगर ऑफिस ओपन करना चाहता है, तो ऐसे केस में आपको इंडियन गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत होगी। सिमिलर यहाँ पे कुछ और एडिशनल है, जैसे कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, हांगकांग, मकाऊ और श्रीलंका। ठीक है, अगर ये लोग अपने ऑफिस जम्मू एंड कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए या फिर अंडमान निकोबार में ओपन करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत यहाँ पर होगी। इसके अलावा अगर आप कुछ सेंसिटिव जोन है, सेंसिटिव एरियाज जैसे कि डिफेंस सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर है, प्राइवेट सिक्योरिटी है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, इन एरिया में अगर आप काम करना चाहते हैं, इन एरियाज में अगर आप अपने ऑफिस ओपन करना चाहते हैं, तो उस केस में भी गवर्नमेंट की अप्रूवल आपके लिए मैंडेटरी है। ये रेगुलेशन आरबीआई लेकर आया है। इससे ऐसा ना हो कि जैसे कि हजारों साल पहले हुआ था, कि फॉरेन कंट्रीज आना शुरू हुई, व्यापार करना शुरू किए, अपना कंपनी स्टैब्लिश किया और भारत में रूल करना शुरू कर दिए। मतलब फ्यूचर में इतनी मोनोपोली ना हो पाए, इसलिए सारे रूल्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलाउ रुपी लेंडिंग टू रेसिडेंट एंड बैंक इन भूटान, नेपाल एंड श्रीलंका। अब देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या चाहती है कि जो डॉलर पे लोग निर्भरता रखते हैं, हर एक ट्रेड ट्रांजेक्शन आप डॉलर में कर रहे हो, आप डॉलर में मत करो, आप इंडियन करेंसी में करो, इंडियन रुपीस में करो। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अलाउ किया है कि इंडियन बैंक
और उनकी जो ओवरसीज ब्रांचेस हैं, ओवरसीज ब्रांचेस मतलब जैसे एसबीआई की अगर कोई ब्रांच श्रीलंका में है तो उसको हम एसबीआई की ओवरसीज ब्रांच कहेंगे जो हमारे देश के बाहर एस्टेब्लिश की गई है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि इंडियन बैंक और उनकी ओवरसीज ब्रांचेस जो है वो इंडियन रुपीज में उधारी देंगी। किसको उधारी देंगी? श्रीलंका, भूटान और नेपाल के जो नागरिक हैं और श्रीलंका, भूटान और नेपाल के जो बैंक्स हैं, उनको अगर लोन की जरूरत है तो इंडियन रुपीज में आप लोन प्रोवाइड करना देंगे। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को इंक्रीज हमें करना है। This measure announced on the 13th of October aimed to enhance the use of rupee in the South Asia and reduce dependence on US dollar for trade settlement. ठीक है, ये सभी लोन देने का काम कौन करेंगे? एडी बैंक्स। एडी बैंक्स मतलब ऑथोराइज डीलर बैंक, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, जिनको ऑथोराइज मिला है आरबीआई के द्वारा टू कंडक्ट फॉरेन एक्सचेंज। ठीक, द डिसीजन अप्लाई टू द ऑथोराइज्ड बैंक, जो कि मैंने बता दिया है, वो इंडियन रुपीज में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट या ट्रांजेक्शन कर पाएंगे और लोन दे पाएंगे। दिस मूव इज अ पार्ट ऑफ अमेंडमेंट टू फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशन 2018 एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशन 2015 में अमेंडमेंट किए गए हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पर मेंशन है। चलिए अब फास्टैग। अब देखो, गवर्नमेंट ने कहा था कि सभी जो गाड़ियां हैं, जो सभी व्हीकल्स हैं जो टोल प्लाजा से गुजरते हैं, वो सभी लोग क्या करो, वो सभी लोग फास्टैग लगवा लो। मतलब आप क्या करो, कैशलेस ट्रांजेक्शन, मतलब आपको अब टोल प्लाजा पे रुक के कैश में पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपने फास्टैग लगाया है, फास्टैग के ऊपर एक बार कोड है जो ऑटोमेटिकली स्कैन होगा और ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन आज की स्थिति में भी बहुत सारे ऐसे ड्राइवर्स हैं, बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स हैं जिन्होंने फास्टैग नहीं लगवाया अपने व्हीकल्स में, तो इसलिए यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अमेंडेड द नेशनल हाईवे फी रूल्स 2008 टू इनकरेज डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए और कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए फास्टैग, या फिर कह सकते हो जो नेशनल हाईवे फी है, उसके रूल्स में कुछ चेंजेस किए गए हैं। ये चेंजेस उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक फास्टैग नहीं लगवाया है। फास्टैग है उसके लिए कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन अगर आपने फास्टैग नहीं लगवाया है और आप टोल प्लाजा पे रुकते हैं और फिर कैश ट्रांजेक्शन करते हैं या यूपीआई के जरिए ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उस केस में क्या किया जाएगा? तो इसमें कहा है अगर आप कैश पेमेंट करते हैं तो आपको डबल यहाँ पर फी देनी पड़ेगी। मतलब किसी टोल प्लाजा की फी अगर 100 रुपए है और अगर आप कैश में ट्रांजेक्शन करते हो तो 200 रुपए दोगे। फास्टैग से ट्रांजेक्शन करते हो तो 100 रुपए ही आपको लगेगा। इसलिए फास्टैग लगवाओ, गवर्नमेंट ये कह रही है। ठीक है, और अगर आप कैश में ट्रांजेक्शन करते हो तो जो एप्लीकेबल फी है उसका डबल चार्जेस लगेगा। अगर आप यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हो तो 1.25 लगेगा, मतलब 100 की जगह आपको 125 रुपए यहाँ पर देने पड़ेंगे। ये रूल 15 नवंबर से इफेक्ट में आ जाएगा। मतलब अगेन गवर्नमेंट यही कहती है कि फास्टैग लगवा लिया जाए। ठीक है, डन। चलिए अब हम कुछ और बातें देखेंगे, लेकिन इन द फॉर्मेट ऑफ एमसीक्यू। मैंने आप लोगों को यहाँ पर सुजाता सेन गुप्ता के बारे में बताया था, जिन्हें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है आरबीआई का। इनके अलावा एक और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं आरबीआई के, उनका नाम क्या है? तो संजय कुमार हंसदा। संजय कुमार हंसदा आपको आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाय स्वीडिश एकेडमी। ठीक है, यहाँ पर मारिया कोरिना मचांडो को रिसेंटली नोबेल पीस प्राइज मिला है। किस सेक्टर में काम करने के लिए? तो इन्होंने वेनेजुएला में डेमोक्रेसी को प्रमोट किया था। ठीक है, डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए इन्हें ये अवार्ड मिला है, डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब मैंने आप लोगों को पीएम धन्य धान योजना के बारे में बताया था। मैंने आपको पल्सेस के प्रोडक्शन के बारे में भी बताया था कि गवर्नमेंट किस तरीके से पल्सेस के प्रोडक्शन पे फोकस कर रही है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो पीएम धन्य धान योजना लॉन्च की गई है नई दिल्ली से, इसका बजट क्या है? इसका बजट आपको मिल जाएगा 24,000 करोड़ रुपए, 24,000 करोड़ रुपीज। ठीक है, अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा 3 पोर्ट्स को ग्रीन हब डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन हब डिक्लेयर किया गया है। वो पोर्ट्स कौन से नहीं है, इनमें से वो पोर्ट कौन सा नहीं है? नॉट इंक्लूडिंग इन द लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज ग्रीन हाइड्रोजन हब। तो देखिएगा, वीओ चिदम्बरम पोर्ट तो है, पारादीप पोर्ट भी है, दीनदयाल पोर्ट भी है, लेकिन कोलकाता पोर्ट यहाँ पर इंक्लूड नहीं है। मैंने सारी बातें यहाँ पर आपको डिटेल में बताई थी। नेक्स्ट है,
Which hillock has been declared as Tamil Nadu fourth biodiversity heritage site? तमिलनाडु राज्य की चौथे नंबर की बायोडाइवर्सिटी साइट कौन सी डिक्लेयर की गई है? आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, नागामलाई हिल रॉक। ठीक है, हिलॉक। अब यहाँ पे देखेंगे तमिलनाडु राज्य की चौथे नंबर की बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंदर। इसके पहले एरिटापट्टी, कसमपट्टी और एल्थूर लेक को बायोडाइवर्सिटी साइट डिक्लेयर किया गया था, और नई साइट आपको नागामलाई हिलॉक देखने को मिल जाता है, जो कि अपने ग्रेटर ईगल और बोनेलीज ईगल के लिए फेमस है। ठीक। Which fintech company has appointed विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा एज अ ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर? तो अनुष्का और विराट को पे10 ने अपना एम्बेसडर बनाया है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, what is the State Bank of India target for increasing the percentage of women in its workforce within the next 5 year? तो आने वाले 5 सालों में जो एसबीआई में महिलाएं काम करती हैं उनके परसेंटेज को कितना परसेंट बढ़ाना है? आंसर हो जाएगा 30%। आप देख सकते हैं 30% वीमेन इन एसबीआई वर्कफोर्स किया जाएगा आने वाले 5 सालों, मतलब 2030 का विजन एसबीआई ने रखा है। ठीक है, मतलब अब देख सकते हैं आने वाले समय में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा रिजर्वेशन एसबीआई में महिलाओं को दिया जा सकता है। विच स्टेट अप्रूव द मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी? इसमें बोला है कि चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो या गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो, आपको महीने में 1 दिन पेड लीव आपको मिलेगी अंडर द मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी 2025, और ये घोषणा कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। What is the name of indigenously developed counter drone system recently procured by Indian Army? मैंने आपको सक्षम के बारे में बताया था कि सक्षम यहाँ पे काउंटर ड्रोन सिस्टम है जिसको इंडियन आर्मी के द्वारा प्रक्योर किया जा रहा है। माई बिजनेस क्यूआर डिजिटल सॉल्यूशन किसने लॉन्च किया है? तो एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट है सचेत। सचेत क्या है? सचेत, सचेत मतलब आगाह करना, पहले से ही आपको बताना। तो सचेत एक डिजास्टर अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म है। ये किसने तैयार किया है? तो सचेत को तैयार करने का काम सी डॉट ने किया है, मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ठीक है, यहाँ पर हम सचेत के बारे में बात करेंगे। सचेत एक डिजास्टर अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा इसे तैयार किया है, और डेवलपमेंट करने का काम सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स के द्वारा किया गया है। ये रियल टाइम पे आपको अलर्ट भेजेगा, क्या वेदर फॉरकास्ट है, नेचुरल डिजास्टर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देगा। इसके अलावा आप इस एप्लीकेशन में अपने करेंट लोकेशन को डालकर उसकी अपडेट, उसकी जानकारी ले सकते हैं, मतलब लोकेशन को आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से सचेत तैयार किया गया है। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, विच फॉर्मर पॉलिटिकल लीडर हैज ज्वाइन माइक्रोसॉफ्ट एज अ सीनियर एडवाइजर? तो सीनियर एडवाइजर की तरह कौन से पॉलिटिकल लीडर है जिन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ज्वाइन किया है, माइक्रोसॉफ्ट को ज्वाइन किया है? सही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपने कल के करंट अफेयर्स देखे होंगे तो डेफिनेटली आप इस प्रश्न का आंसर दे देंगे, क्योंकि कल मैंने डिस्कशन किया था। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतनी ही बातें रखते हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो लिंक को शेयर जरूर करेंगे, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके है जी, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।